गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. प्रणाम अखिलेश, दिनेश. गुड आफ्टरनून एवरीवन. कैसे हैं आप सब लोग? प्रणाम अखिलेश. चलिए जल्दी से आप लाइव आइए, जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं. हेलो सुनील, भवानी, बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइव आ चुके हैं. एक सेकेंड मैं इस माइक को सेट कर लूँ. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. चलो तो बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं यहाँ पर. गुड आफ्टरनून इरफान, मुन्ना कुमार, बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे. राधा कृष्णा, अजीत, बहुत अच्छे हैं मैम. ओके मैम, स्केलेटल सिस्टम का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है. किस बैच की बात कर रहे हैं हम स्केलेटल सिस्टम के लिए? आपके बैच की बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम की? किसकी बात कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. चलिए तो क्लास स्टार्ट की जाए फिर आज की. हाँ चरण स्पर्श मैम, पहले जूलॉजी करवा दीजिए. ओके जूलॉजी ही चल रहा है, डोंट वरी. पहले आपका जूलॉजी ही कंप्लीट होगा. अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में थे कि मैम केमिस्ट्री की क्लास कब लेंगी. तो मैं आपको बता दूँ, मंडे से आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलेंगी. ठीक है. इरफान, क्लास का टाइमिंग बच्चा 2 से 4 है. 2 से 4. ठीक है. साइंस स्पेशल 6 2 से 4 टाइमिंग है अपनी बैच की. मैंने बता दिया इरफान. ठीक है. 2 से 4 टाइमिंग है. तो कुछ बच्चों को डाउट था कि केमिस्ट्री की क्लास कब होंगी, तो मैं बता देती हूँ, मंडे से नेक्स्ट वीक से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे. कल इलेक्शन है दिल्ली में, तो कल आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, क्योंकि कल कोई भी टीचर आ नहीं सकता, क्योंकि सारा दिल्ली बंद है यहाँ पे. तो कल दिल्ली में चुनाव है, और संडे को वैसे भी क्लासेस नहीं होती हैं. तो अब आपकी जो क्लास है वो होगी आपकी मंडे को. तो मंडे को मैं केमिस्ट्री की क्लास लूँगी. तो डोंट वरी, जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास हम केमिस्ट्री की क्लास करेंगे. ठीक है मैम. इवेंट में 9:30 PM दिखा रहा था. नहीं, वो कोई मिस्टेक होगी या फिर कुछ गलत आपने पढ़ लिया होगा. ठीक है. चलो फिर आप पढ़ें, हम बहुत बातें हो गई. चलिए देखिए, केमिस्ट्री आज आपकी बायोलॉजी की क्लास है. बायोलॉजी में अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिन बच्चों ने आज एडमिशन लिया है या कल एडमिशन लिया होगा. तो अगर उन बच्चों को कुछ भी आज की क्लास जो है बच्चों, वो क्लास समझने के लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि पुरानी क्लास देखने की ज़रूरत है. मैम केजरीवाल जीतेंगे, अच्छा कोई भी जीते, हमें क्या पता. बस हमारे तो थोड़ी इंडिया में से बेरोज़गारी दूर कर दें, और हमें ढंग से टाइम पर हमारे एग्ज़ाम करवा दें, रिजल्ट दे दें. हमें तो यही चाहिए, हमें क्या चाहिए इससे ज़्यादा, है ना. तो कोई भी, किसी की भी गवर्नमेंट आए, बस बेरोज़गारी दूर करे, हमें क्या मतलब है. कोई भी पर्टिकुलर कोई एक गवर्नमेंट के पीछे अपन पागल नहीं होते हैं. तो मैं बता दूं आपको कि प्रीवियस क्लास में हमने बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं. हम आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद मैंने पढ़ाया ह्यूमन न्यूट्रिशन, है ना. एक बार आप देख लीजिएगा. तो प्रीवियस क्लासेस के सारे नोट्स आप अच्छे से बना लीजिएगा. और आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, राहुल को कह रहे हैं. राहुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा. तो क्यों ना मैम आज चैप्टर का नाम ही लिख दें. आज बच्चों आपका चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा साइटोलॉजी. आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइटोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अब साइटोलॉजी क्या होता है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये तो चैप्टर ही नहीं है कंपटीशन एग्जाम में. तो बच्चों साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से सुनो. कमल तिवारी, गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून. यस मैम मैं बना रही हूँ. यस अंजलि, आप सब लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, और अगर जिनको नहीं बनाने हैं वो हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड करिए नोट्स, जो आपको मिल रखा है ऑलरेडी. ठीक है. चलिए देखिए, जब भी आप लॉजी टर्म देखते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, उसका मतलब होता है टू स्टडी, उस चीज़ के बारे में अध्ययन करना. कोई भी चीज़ के एंड में आपने देखा कि लॉजी लगा हुआ, उसका मतलब होता है टू स्टडी. और जब साइटो टर्म देखते हैं बच्चों, साइटो का मतलब होता है सेल, और सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका. तो आपके सामने एक परिभाषा निकल के आई कि टू स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. साइटोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ कि मैम बायोलॉजी की एक ब्रांच जिसके अंदर हमें सेल के बारे में पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है. तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम साइटोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं. आपसे कोई पूछे कि अभी आपका बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर चल रहा है, आप बोलेंगे साइटोलॉजी चल रहा है. साइटोलॉजी का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे कि साइटोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट सेल. हमें सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना है. एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अभी 2 दिन पहले
2 दिन पहले सीडीएस का एग्जाम हुआ था, आप में से कुछ बच्चों ने दिया होगा, आई डोंट नो दिया या नहीं दिया, पर मैं विद्या माता की कसम खा के बोल रही हूँ, मेरे हाथ में मार्कर है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का मेरा और अंकुर सर का नोट से बाहर हो। अगर किसी बच्चे ने ढंग से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था साइंस का कि जो वो बच्चा नहीं कर पाया होगा। मैंने आज देखा, मेरे पास क्वेश्चंस भी, अगर आप चाहोगे तो मैं वो डिस्कस भी कर दूंगी आप लोगों से। तो आप लोगों में तो एक्चुअली अभी 10% सिलेबस हुआ है, तो आप लोग तो इतना नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, बट मैं अगर किसी बच्चे ने मुझसे बायोलॉजी केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी ना, उसका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटा होगा। तो बस आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेलेक्ट होने वाले हैं इस बार, तो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ, मेरे स्टूडेंट हैं बहुत बारे। ठीक है मैम, आप वाला नोट करना अच्छा रहेगा। अब देखिए बच्चों, मैं आप बहुत बार बता चुकी हूँ, अपने नोट्स बनाओगे तो अपने ही नोट्स होते हैं। अपने नोट्स तो अपने ही नोट्स होते हैं। ठीक है मैम, जूलॉजी तो एंड हो गया ना, किसकी बात कर रहे हैं हम? जूलॉजी कहाँ एंड हो गया? अंजलि चौहान, जूलॉजी क्वेश्चन बताऊं कौन से हैं? चलो क्लास के एंड में डिस्कस करूंगी क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास हैं क्वेश्चंस। अभी मोबाइल चार्जिंग पे लगा है, चार्ज नहीं है, फिर मैं तुम्हें इसमें लगवा के फिर क्वेश्चंस करवा दूंगी, डोंट वरी। चलो, तो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब बात ये आती है बच्चों की, सेल के बारे में हम पढ़ने तो जा रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि हाँ देखो, अब बात ये आती है कि मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। आप सब जानते हैं कि कोई भी एक लिविंग है, कोई भी एक सजीव चीज है, वो किससे मिलकर बनी हुई है? वो सेल। हमारा जो बॉडी है, हम हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरा हो गए, बकरी होगी, घोड़ा हो गया, घोड़ी हो गई, कोई भी लिविंग, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई वायरस हो, कोई भी एनीथिंग जो लिविंग है। अब लिविंग क्या है तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी बच्चों। तो उस लिविंग के शरीर में सबसे पहले जो चीज बनती है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं सेल। बहुत ही बार मैंने बताया है कि कोई भी लिविंग है, उसको लिविंग आप कब बोलोगे? जब उसके बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे आप सेल। और ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुकी हूं कि सबसे पहले एक सेल बनती है, उसके बाद बहुत सारी सेल्स बनती हैं। ये सेल अपने आप को डिवाइड करती है, डिवाइड करके ऐसे बहुत सारी सेल्स बनाती हैं। एक सेल्स का, बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन गया, और सेल्स का ग्रुप जब बन जाता है उसको बोलते हैं आप टिश्यू बन गया, उत्तक बन गया। जब सेल्स का ग्रुप बन जाता है तो आप बोलते हो टिश्यूज बन गया। देन क्या होगा? ये टिश्यू भी डिवाइड करेंगे और ये टिश्यूज बनाने लग जाते हैं ऑर्गन, ये अंग बनाने लग जाते हैं, ऑर्गन्स बनाने लग जाते हैं। जैसे आपका हाथ, कान, नाक, पैर, गला, ऐसे ही आपका लीवर हो गया, हार्ट हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सब है ना, ठीक है। और जब ये बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमने एक सिस्टम पढ़ा था बच्चों, कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। और जब बहुत सारे सिस्टम जुड़ते हैं तो वो एक क्या बनाता है? वो एक बॉडी बनाता है। तो कहने का मतलब, मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सुनो। कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर बच्चों की सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। अब ये हमें पढ़ना है। अब बात यह है कि मैम इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके पास एक सिंपल सा आंसर है, मैम हमारा बॉडी लिविंग है, और लिविंग सिर्फ किससे बनता है? लिविंग सिर्फ सेल से बनता है, कोशिकाओं से बनता है। अब बात यह आती है कि मैम इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? तो पहला क्वेश्चन का टाइप है सेल होता क्या है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, हमारे बॉडी में बड़ी सेल्स कौन सी है, छोटी सेल्स कौन सी हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे टाइप के यहाँ क्वेश्चंस आते हैं, आप सब स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि एक सेल होता है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, प्लास्टिड होता है, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। कुछ नाम आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो एक एक करके सारे पढ़ेंगे, डोंट वरी। इनसे क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछागा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। यहां पर आपको बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, ठीक है। या तो इनकी खोज के बारे में पूछेगा या इनके फंक्शंस के बारे में पूछेगा। जैसे अभी सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ होता है सेल के अंदर, तो आपको वहां पर डीएनए सेल के अंदर कहाँ होता है, तो वहां पर आपका ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया। वो सही, आगे बताएंगे हम, क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आता है नेक्स्ट यहाँ पर,
नेक्स्ट आता है कि सेल के कौन से कोशिकांग को, सेल के कौन से ऑर्गेनेली को आप क्या बोलते हैं। जैसे आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं ना कि कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऐसे आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल का सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को बोलता है। तो इनके पीछे का रीजन देखेंगे हम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेल डिवाइड कैसे करती है, कितने टाइप का डिवीजन होता है, कैसे सेल डिवीजन होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों। और प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक एक करके बस पेशेंस के साथ आप मेरी क्लास में बैठे रहिए, सारा का सारा हम समझ लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करें फिर हम चैप्टर को। सबसे पहला बच्चों आप बताएंगे कि हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टू स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। चलो ये मैम हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आओ। मैंने बोला है कि साइटोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम सेल के बारे में, हम कोशिका के बारे में स्टडी करते हैं। आपको सेल थोड़ा सा डिफरेंट सा नाम नहीं लगता, हिंदी लैंग्वेज का तो नाम नहीं है ये सेल, तो किस लैंग्वेज का है सेल टर्म। आप याद रखिएगा जो सेल शब्द है ना बच्चों, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी भाषा का शब्द है ये, आप बताएंगे। ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा से उठाया गया है इसको लैटिन लैंग्वेज से उठाया गया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम लैटिन में सेल का मतलब क्या होता है, तो सेल का मतलब ही क्या होता है लैटिन में, आप बताएंगे कि सेल का मतलब ही कोशिका होता है। हिंदी में मतलब करेंगे तो कोशिका हो जाएगा, ठीक है। तो लैटिन भाषा का शब्द है ये सेल। अब बात नेक्स्ट आती है बच्चों, यहाँ पर दो टर्म है। एक मैंने बोला है साइटोलॉजी, तो हम किस में सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आते हैं कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे धीरेन्द्र कुमार थोड़ा रुकिए, सब समझ में आएगा, डोंट वरी ना। तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो साइटोलॉजी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके फादर कौन है, इसके जनक कौन है। आप बताएंगे यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट हैं जिनको आप बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। लैटिन क्या है, त्रिभुवन कुमार बोल रहे हैं मैम व्हाट इज लैटिन। तो बच्चों लैटिन एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है। एक सेकेंड रुकिएगा। अरे बाहर जाके देखो कौन है। हाँ जी, तो एक बच्चा पूछ रहा है लैटिन क्या है। तो लैटिन बच्चा एक भाषा है, जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश है वैसे। अब बात आती है कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। आपने बताया रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट हैं जिनको आप फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं या कोशिका विज्ञान के जनक बोलते हैं। अब बात ये आती है कि मैम रॉबर्ट हुक को ही हमने फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों बोला। क्योंकि बच्चों इन्होंने ना सबसे पहले एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ये पूछा हुआ नाम है MBBS वगैरह के एग्जाम में, जब नीट वगैरह का एग्जाम होता है ना, उसमें बहुत बार पूछा जाता है माइक्रोग्राफिया। ये उनकी पुस्तक का नाम है। और इस बुक में सबसे पहले इन्होंने सेल के बारे में बताया था। इस बुक में सबसे पहले सेल के बारे में बताया था कि भाई सेल होती क्या है, ये कहाँ से आई है सेल, कैसे मुझे पता लगा, मैंने कहाँ से देखा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका सबसे पहला एग्जाम में क्वेश्चन बना कि साइटोलॉजी क्या होता है, सेल के बारे में स्टडी करना। दूसरा, सेल कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, आप बताएंगे रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट हैं जो फादर ऑफ साइटोलॉजी जाने जाते हैं। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, देखो पुस्तक का नाम, बुक का नाम मैंने हिंदी में नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि हिंदी में नहीं लिखा हुआ आता है, वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ आता है। अब बात आती है, ये तो हो गया फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब बात आती है बच्चों कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। आधुनिक ये तो है कोशिका विज्ञान के जनक। बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, लेवल एकदम मैं PCS वाला UPSC वाला रखूंगी, तुम बस ध्यान से सुनते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। वो तो था साइटोलॉजी, हिंदी में बोलेंगे इसको आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो आप यहां पर नाम बताएंगे, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्वॉनसन। इनका नाम है स्वॉनसन। अब बात यह आती है कि मैम स्वॉनसन को हमने आधुनिक साइटोलॉजी के जनक क्यों माना।
क्योंकि बच्चों इन्होंने भी एक बुक लिखी और इनकी बुक का नाम था द सेल। इन्होंने तो अपनी किताब का नाम ही द सेल रख दिया। इन्होंने भी बताया कि कुछ हमारे बॉडी में छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब हमारे बॉडी में जब सबसे पहले कोई स्ट्रक्चर बनी थी तो वो सेल बनी थी। तो सबसे पहले बताया किसने साइटोलॉजी के बारे में, आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। कौन सी बुक लिख के? माइक्रोग्राफिया। तो उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए थे? स्वॉनसन। और स्वॉनसन ने कौन सी बुक लिखी? द सेल। अब हिंदी में इस किताब का नाम नहीं, आपको द सेल ही याद रखना है, ठीक है। द सेल का मतलब है द सेल। कौन से साइंटिस्ट? स्वॉनसन नाम के साइंटिस्ट थे। अब ये तो बात होगी फादर ऑफ साइटोलॉजी एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। मैम इंडिया में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने इस साइटोलॉजी पे काम किया था? हु इज द इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी? तो नेक्स्ट लिखेंगे इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी। इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी। इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी कहने का मतलब है हाँ, तो इंडियन साइंटिस्ट कौन है? भारतीय, ले लो, भारतीय कोशिका विज्ञान के कोशिका विज्ञान के जनक। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? ये है बच्चों एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ए के शर्मा। ए के शर्मा। इंडिया में सबसे पहले साइटोलॉजी या सेल के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ए के शर्मा। अंजलि पूछ ली मैम कब? बच्चा यहाँ पर ईयर याद नहीं करने हैं आपको, ईयर आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। आप इतना मत ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको ईयर नहीं याद रखना है। ये बात होगी आपकी 4 जीवित कोशिकाओं की किस खोजने की। सब मैं सब बताऊंगा, आप लोग पेशेंस तो रखो, अभी तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मैं एक बातें। तो हमारे कितने सारे क्वेश्चन हुए बच्चों? क्वेश्चन हुआ मैम पहला कि सेल शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? हमने बता दिया सेल शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वॉनसन है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए के शर्मा है। अब आपके मन में एक चीज ये भी आ रही होगी कि साइटोलॉजी टर्म कहाँ से आया? भाई चलो सेल टर्म तो लैटिन लैंग्वेज का है, हमने मान लिया, ये साइटोलॉजी टर्म कहाँ से आया? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हर्टविंग। क्या नाम है? हर्टविंग। इन्होंने सबसे पहले साइटोलॉजी शब्द दिया था। तो कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले साइटोलॉजी के बारे में बताया था। अब एक बच्चा मुझसे यहाँ पूछ रहा है कि मैम व्हाट इज साइटोजेनेटिक्स। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम व्हाट इज साइटोजेनेटिक्स। तो बच्चों अगर तुम्हें जानना है साइटोजेनेटिक्स क्या होता है, सेल इसको बोलते हैं कोशिका अनुवांशिकी। सेल के अंदर क्या क्या आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, कैसे वो काम करती है, सेल अनुवांशिकी। सेल के अंदर डीएनए आरएनए के बारे में डिटेल में पढ़ना सेल जेनेटिक्स कहलाता है। कैसे वो जेनेटिकली सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो आगे से आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, उसको बोलते हैं साइटोजेनेटिक्स। साइटोलॉजी सेल के बारे में पढ़ना, सेल के अंदर डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना, आगे पढ़ेंगे हम डीएनए आरएनए, तो वो साइटोजेनेटिक्स होता है, ठीक है बच्चा। किसी ने मुझसे डाउट पूछा था, मैंने बता दिया। अब बात आती है कि मैम हमें ये तो बात होगी, चलो भाई सेल शब्द कहाँ से आया, कौन सी लैंग्वेज का था, ये सब आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट सुनो आप, नेक्स्ट मेरी बात सुनो आप, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहला सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, आप देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की खोज, भाई ये तो पता है नाम कहाँ से आया, ये है वो है। कोशिका की खोज कैसे हुई, हमें तो ये बताओ मैम कि कैसे हमें पता लगा कि सेल, ये इसको सेल ही बोलेंगे, या कहाँ से, किस साइंटिस्ट ने कैसे खोज करना स्टार्ट किया, सबसे पहले किसने किया, ठीक है। तो देखो डिस्कवरी के लिए सबसे पहले इन 1665 में 1665 में आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, हुक को हुक की हिंदी में लिखेंगे रॉबर्ट हुक। वैसे साइंटिस्ट का नाम, बुक का नाम कोशिश किया करें हमेशा इंग्लिश में लिखने का, ठीक है। इन 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक प्लांट का लिया इन्होंने कॉर्क टिश्यू। अब ये कॉर्क टिश्यू क्या होता है, कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता होगा। इस कॉर्क टिश्यू को हिंदी में पेड़ की छाल कहा जाता है, हिंदी में इसको पेड़ की छाल कहा जाता है।
आपने देखा होगा कॉर्क टिश्यू क्या होता है, आपने कभी देखा है शैंपियन की बोतल देखी है, या पुराने जमाने में इत्र आता था परफ्यूम, परफ्यूम में या अचार की बरनी होती है, उसके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन सा लगा हुआ होता है, लकड़ी का ढक्कन। एक प्लांट है उसके ऊपर छाल है, छाल जानते हैं ना, बार्क छाल, छाल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है ना उसको कॉर्क टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अनियन कॉर्क नहीं नितेश, यहाँ पर हम यहाँ पे प्लांट कॉर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको वुडन बार्क बोल दो, आप लकड़ी की छाल बोल दो, कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लो, कैसे भी समझो। जो शैंपियन की बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ होता है, या जो अचार की केतली पे आता है वुडन बार्क, पेड़ की छाल ली, पेड़ की छाल के जस्ट नीचे वाला वो लेयर निकाली, और लेयर को निकालकर रॉबर्ट हुक ने 1665 में उस लेयर को रखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। अब उस जमाने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ से आए होंगे, इन्होंने एक अपना रूढ़िवादी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना रखा था, कांच को पीस पीस के इन्होंने अपना खुद का बना रखा था। जब उसके ऊपर रखा तो इनको ऐसी कुछ ऐसी बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर दिखी, देखो ऐसे। अब ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन तो केमिस्ट्री के लिए छोड़ दो, वहां पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इनको चीजें दिखी कि भाई ये क्या है, ऐसा एक ना ऐसी बाहर से ऐसे बाउंड्री सी बनी हुई एक चीज दिखी, और अंदर की साइड यहाँ पर इनको बहुत सारा ऐसे स्पेस सा दिखा इनके अंदर। जब इस छाल को अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा तो अंदर की साइड ऐसे खाली स्पेस सा रखा, इस स्पेस का नाम इन्होंने दिया रूम, इसको एक कमरा बना दिया, और आगे चलकर इसी कमरा को इन्होंने बोला था सैला, और यही सैला से आया था सेल टर्म। क्या बताया मैंने कहा कि मैम वाइट कलर की होती है कि कॉर्क टिश्यू, नहीं बच्चा वाइट कलर की तो नहीं बोल सकते आप इसको, थोड़ा सा मतलब वुडन कलर दिखते ना उसमें होती है। तो क्या किया आपके रॉबर्ट हुक जी ने, पेड़ की छाल ली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा, देखा तो ऐसी बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई दिख रही है, और अंदर देखा तो खाली स्पेस है, बट वो स्पेस नहीं था। उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर, देखा तो बोला कि ये स्पेस नहीं है, इसके अंदर तो और छोटी 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 ये जो आपकी छाल है इसके अंदर छोटी 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 सेल, ऐसे छोटे छोटे पार्ट से बने हुए हैं। इन्हीं पार्ट को इन्होंने पहले सेला नाम दिया, आगे चलकर इसको नाम दे दिया सेल, तो यहाँ से आया था सेल वर्ड। और ये लैटिन साइंटिस्ट थे, मतलब लैटिन लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, तो वहीं पर लैटिन लैंग्वेज में इनका नाम पड़ गया था सेल। बट मैं बता दूं, ये जो सेल्स थी भाई, छाल, छाल किसकी ली, पेड़ की, पेड़ क्या है, प्लांट, प्लांट क्या है, लिविंग। तो बट ये जो सेल्स थी बच्चों, ये सेल्स थी डेड सेल। ये सेल थी कैसी, डेड सेल, हिंदी में बोलेंगे मृत कोशिकाएं। कोशिकाएं तो दिखी इनको, बहुत छोटे छोटे ऐसे कंपोनेंट से दिखे, ऐसे बने हुए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, इन्होंने बस उठा के एक नाम ले दिया कि इसको सेला बोलूंगा, मैं इसको सेल बोलूंगा। तो अब आपके पास एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कौन सी कोशिका की खोज हुई थी, प्लांट की हुई थी या एनिमल हुई थी? आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे प्लांट सेल की पहले खोज हुई। बट वो सेल कैसी थी मैम, वो सेल थी डेड, डेड का मतलब मरी हुई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेड सेल की खोज किसने की थी, आप बताएंगे। देखो मैं साथ में क्वेश्चन करवाते जा रही हूँ, ठीक है। आप बताएंगे कि डेड सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, इन 1665। किस में की थी, कॉर्क टिश्यू। सबसे पहले उसका नाम क्या रखा था, रूम, रूम के बाद क्या नाम रखा, सेला, सेला के बाद क्या नाम रखा, सेल। ये आपके क्वेश्चंस यहां से। ये सेल मरी हुई थी, ये बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, ये नॉन एक्टिव सेल थी, ये मरी हुई सेल थी। तो ये रॉबर्ट हुक जी की किस्मत की डेड सेल्स उठा के बैठ गए थे, है ना। अब इसके बाद में इन 1674, वो 1665 की बात थी, अब 1674 में एक साइंटिस्ट आए, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बायोलॉजी में बहुत जगह पढ़ोगे आप, है ना। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बच्चों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, कौन से साइंटिस्ट, आप ये इतना बड़ा नाम याद रखो, आप याद रखो, ल्यूवेनहॉक आए। कब आए बच्चों, आप बताएंगे। इन 1676 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने कहाँ के रहने वाले थे, ये हॉलैंड के रहने वाले थे, हॉलैंड, हॉलैंड के रहने वाले थे, हॉलैंड कंट्री के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की।
लिविंग का मतलब है बच्चों सेल तो थी बट वो कैसी थी, वो जीवित कोशिका थी। इससे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया 1665 में, बट वो कैसी थी, वो मरी हुई सेल थी। फिर 1664 नहीं, 74 नहीं बच्चा, 76 आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया लिविंग सेल। अब बात आती है लिविंग सेल की खोज किसमें हुई थी, कैसे हुई इसकी। एक बार ऐसा कहा जाता है ल्यूवेनहॉक जी बारिश में नहा रहे थे। जब बारिश में नहा रहे थे तो इनके नाखून में ऐसे मिट्टी सी फंस गई थी। इन्होंने देखा ये कुछ अलग टाइप की मिट्टी है यार। फिर इन्होंने इस मिट्टी के ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट किया, कम से कम 4 साल एक्सपेरिमेंट किया था। बाद में पता लगा ये मिट्टी जो मेरे नाखूनों में फंसी है, इस मिट्टी के अंदर बहुत छोटे 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 माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं। और बाद में जब देखा तो पता लगा ये तो सेल हैं। और ये सेल कैसी थी, लिविंग सेल थी। और बाद में इन सेल का नाम रख दिया था क्या, बैक्टीरिया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली जीवित कोशिका किसने खोजी थी, आप बताएंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब, इन 1674। और किस में, आप बताएंगे बैक्टीरिया सेल की खोज हुई थी। बैक्टीरिया जीवाणु क्या होता है, एक लिविंग होता है ना। तो आप बता देंगे यहां पर कि बैक्टीरिया सेल की खोज हुई थी सबसे पहले। अब उसके बाद सेम साइंटिस्ट ने बाद में एक्सपेरिमेंट किए प्लांट सेल में कि भाई प्लांट भी तो लिविंग है, प्लांट में भी सेल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पादप कोशिका भी होनी चाहिए। और इन्होंने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और प्लांट सेल की खोज कर दी थी। वो कौन सा प्लांट था, वो लकी प्लांट था, अनियन। अनियन का मतलब क्या होता है, प्याज। तो आपके पास 2 क्वेश्चन बन गए बच्चों। पूछे पादप कोशिकाओं में सबसे पहले कौन सी जीवित कोशिकाओं की खोज हुई थी, आप बताएंगे प्याज की कोशिकाओं की खोज हुई थी। लिविंग सेल में सबसे पहले कौन से एनिमल, कौन से जंतु की कोशिका की खोज हुई थी, बैक्टीरिया की। एक नया क्वेश्चन बन गया, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, क्या, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और अब नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ध्यान से सुनना यहां से। इसके अलावा उसके बाद एंटोनी ल्यूवेनहॉक हो गए पागल, एकदम पागल का मतलब पागल इन पॉजिटिव वे, है ना। इतने काम किए इन्होंने बायोलॉजी में, इतने काम किए। तो जरा लिखिएगा क्या क्या काम किया। पहला तो हो गया, पहले लिविंग सेल की खोज की। दूसरा, इन्होंने एक किताब लिखी, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इन्होंने एक किताब लिखी, इस किताब का नाम था द सीक्रेट्स ऑफ, पढ़ना का भी बहुत अच्छी किताब है, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। नेचर, प्रकृति के रहस्य, प्रकृति के रहस्य। इसमें बताया कि इस प्रकृति जो है, ये प्रकृति प्लांट एनिमल दोनों से मिलकर बनी हुई। मैंने पढ़ी है, आप भी कभी पढ़ना, कि इसके अंदर प्लांट्स भी हैं। जितने हम मतलब हम प्लांट के काम के हैं, वैसे ही एनिमल प्लांट पे डिपेंड करते हैं, कुछ हद तक प्लांट भी एनिमल पे डिपेंड करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं इसके अंदर। तो कोई पूछ ले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बुक का नाम क्या है, बताएंगे इनकी पुस्तक का नाम द सीक्रेट्स ऑफ नेचर है। नेक्स्ट सुनो, इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने आरबीसी की खोज की। इतने पागल हो गए, पूरा एकदम लग गए बायोलॉजी की ब्रांच में। तो आपसे पूछिए आरबीसी की खोज किसने की, आप क्या बताएंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने प्रोटोजोवा की खोज की। अब बच्चों प्रोटोजोवा क्या होता है वो छोड़ दो आगे के लिए, आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी व्हाट इज प्रोटोजोवा, ठीक है। उन्होंने प्रोटोजोवा की खोज की। उसके बाद इन्होंने स्पर्म की खोज की। स्पर्म बोले तो शुक्राणु। शुक्राणु क्या होते हैं, मेल गैमेट। मेल गैमेट का मतलब होता है नर शुक्राणु, नर के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उसकी खोज की। और ऐसे लगे रहे आगे तक बहुत सारे इन्होंने काम किए। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बना, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल। तो आप बताएंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनकी बुक का नाम द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि आपका स्वॉन ने कौन सी बुक लिखी थी, द सेल बुक लिखी थी, ठीक है। उसके बाद पूछे आरबीसी की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। प्रोटोजोआ की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। सब स्पर्म की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने, शुक्राणु की खोज। तो ये तो बात होगी मैम, डेड सेल भी खोजी गई, बिल्कुल खोजी गई डेड सेल, और लिविंग सेल की भी खोज हो गई। मतलब दुनिया ना उस टाइम पर ना सेल के बारे में जानना स्टार्ट कर रही थी। समझ में आ रहा था दुनिया को कि कुछ तो है, कुछ तो बात है, ऐसी बात नहीं है, है ना। फिर धीरे 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 बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, सेल के ऊपर काम करते गए। दुनिया को पता लग गया था कि कुछ तो ऐसा है हमारे बॉडी में। हम कोई इससे पहले पता लोग क्या समझते थे, लोग थे इससे पहले अनपढ़,
1665 में। ये तो अच्छा हुआ ये साइंटिस्ट आगे तो हमें बचा लिया, वरना पता है लोग कैसे समझते, लोग समझते थे कि हम लोगों की जो उत्पत्ति है वो प्लांट से हुई है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते थे एलगी से इंसान बने हैं, कुछ लोग बोलते थे वरदान दिया था एक बार भगवान शिव ने या किसी ने वरदान दिया तो पहला इंसान पैदा हो गया था। लोग पता नहीं कैसी कैसी अपनी थ्योरी, अपने मन घड़त कहानियां बना रखी थी। तब पता लगने लगा कि भैया ये सब बोलने की बातें हैं। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी बनी हुई है बच्चों किससे? आप बताएंगे सेल से। अब अलग अलग टाइप की थ्योरियां आने लग गई सेल के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनेगा अब सेल थ्योरी। अलग अलग साइंटिस्ट सिद्धांत देने लग गए। आपको पता है थोड़ा सा ज्ञान आने के बाद तो लोग बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, तो ये साइंटिस्ट भी फिर अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए। अब आया निकल के सामने सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी क्या होता है ना? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए जरा ध्यान से। देखिए सेल थ्योरी का मतलब क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई ये सेल थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी? इन 1839 में, ध्यान से सुनना, 1839 में 1839 में दो साइंटिस्ट थे। पहले साइंटिस्ट का नाम है स्केलेटन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है स्वॉन। स्केलेटन एंड स्वॉन, ये दो साइंटिस्ट थे, ये एक साथ जुड़े। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्केलेटन की, तो वैसे ऐसा कहा जाता है कि जो स्केलेटन है वो उस जमाने के बहुत ही बड़े जूलॉजिस्ट माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि उस जमाने में बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे, और जबकि जो स्वॉन थे वो उस जमाने के बॉटनिस्ट थे, बहुत बड़े, है ना। इन 1839 में, 1938 नहीं है बच्चा, 1938 तो बहुत लेट हो जाता है। हम 18 की बात करें, 19 में पहुंचे ही नहीं है हम, ठीक है। तो उस जमाने में दोनों साइंटिस्ट एक साथ जुड़े। ये इन दोनों साइंटिस्ट ने काम किया, सेल के ऊपर काम किया। अब कैसे काम किया वो सुनो ध्यान से। ये जो स्वॉन है ना, इन्होंने काम किया था प्लांट सेल पे मेनली। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने काम किया था पादप कोशिकाओं पे। भाई प्लांट हो या एनिमल, लिविंग तो लिविंग होता है ना। इन्होंने काम किया था एनिमल सेल पे और अपनी कुछ थ्योरियां दी। उन्हीं थ्योरियों को, उन्हीं कुछ पॉइंट्स को आप क्या बोल देते हो? सेल थ्योरी बोल देते हो। अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो आपसे पहला एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हु गिवन सेल थ्योरी, आप क्या बताएंगे? सेल थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? स्केलेटन एंड स्वॉन ने। अभी मैं इस सेल थ्योरी के पॉइंट लिखवाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगी, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 1855 में एक साइंटिस्ट आए बच्चों जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैम हिंदी में नहीं लिख रही। मैं जानबूझ के हिंदी में नहीं लिख रही क्योंकि साइंटिस्ट के नाम है, ये हिंदी अंग्रेजी एक ही होती है। कौन से साइंटिस्ट आए थे? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में एक लाइन बोली। हालांकि हम तो बेचारे इंडियंस, हमें क्या समझ में आएगा लैटिन लैंग्वेज, है ना, पर मैं आपको हिंदी अर्थ बता दूंगी उसका। इन्होंने एक लाइन बोली बच्चों, देखो क्या बोला। उन्होंने बोला कि ओमनी सेलुला ए सेलुला, ओमनी सेलुला ए सेलुला। ये क्या बोल रही हूँ मैं? आप क्या गाली से दे रही हूँ? ये गाली नहीं है बच्चों, ये है लैटिन लैंग्वेज में एक लाइन बोली इन्होंने। क्या? तो ओमनी सेलुला ए सेलुला। अब इस लाइन का मीनिंग समझो आप ध्यान से बच्चों। सेलुलर टर्म का मतलब है सेल, सेल का मतलब है कोशिका, ई का मतलब है यहाँ पर टू का मतलब होता है से, हिंदी में लिखोगे तो से। अगेन सेलुलर का मतलब है सेल, और ओमनी का मतलब यहाँ पर होता है प्री एग्जिस्टिंग। और प्री एग्जिस्टिंग का मतलब आप सब जानते होंगे बच्चों, जो पहले से है। भाई एग्जिस्ट करना मतलब सर्वाइव करना, मतलब है, पहले से है। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या लाइन का मीनिंग निकल के आया? पहले से है, सेल टू सेल। क्या लाइन का मीनिंग हुआ? इस लाइन का मीनिंग हुआ कि जब भी कोई नई सेल बनती है या जब भी कोई एक सेल बनती है तो वो हमेशा पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। जो सेल्स हैं वो नई नहीं आती हैं, हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बनती है। नहीं समझ में आया? मैंने बोला एक सेल है, ये सेल अपने आप को डिवाइड करके दो सेल बना रही है, तो ये पुरानी कोशिका, ये नई कोशिका। एक शब्द में सुन लो, एक भाषा में सुन लो,
नई कोशिकाएं हमेशा पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। तो इस लाइन का मतलब था कि हमेशा नई कोशिकाएं हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, और ये सेल थ्योरी का मेन पॉइंट बना था। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत का मेन पॉइंट कौन सा है, आप बताएंगे ओमनी सेलुला ए सेलुला। कहने का मतलब जब भी कोई हमारे बॉडी में नई सेल बनती है वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमेशा जो पहले सर्वाइव कर रही है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसी सेल से बनती है। और कौन सी प्रोसेस के द्वारा? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप सेल थ्योरी का शायद पहला पॉइंट समझ गए होंगे कि ऑल द न्यू सेल्स आर कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। या आप इसको लिख दो छोटी सी लाइन में कि हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। कहने का मतलब है जो पुरानी कोशिकाएं हैं, जो पहले से हैं, जो पुरानी कोशिकाएं हैं, वो ही क्या बनाती हैं? वो न्यू सेल्स बनाती हैं। तो सेल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट हुआ कि जितनी भी नई सेल्स आती हैं हमारे बॉडी में वो हमेशा पुरानी सेल से ही बनती हैं। अब हम सेल थ्योरी लिखेंगे। तो पहला पॉइंट आपने लिख दिया, मैं वापस नहीं लिखूंगी सेल थ्योरी का। लिख देना कि सभी पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा पॉइंट क्या था सेल थ्योरी का? कोशिका सिद्धांत का दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान से सुनना, मैं सब बताऊंगी। यूनिट ऑफ लाइफ, भाई लाइफ का मतलब है यहां पर लिविंग। लाइफ का मतलब ही क्या होता है? लिविंग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। क्या मतलब हो गया मैम? आप क्या बोल रही हैं? देखो बच्चों, क्या बोल रही हूँ, बहुत अच्छी बात बोल रही हूँ, जीवन का रहस्य बता रही हूँ मैं आपको। आप थोड़ा आराम से सुनिए तो सही। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो मैंने एक टर्म यूज किया स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है इसी से मिलकर बना हुआ संरचनात्मक। एक नया टर्म सुना मैंने फंक्शनल, कार्यात्मक। नहीं समझ में आया? यहाँ हो। मैंने कहा कि हमारे बॉडी में सबसे पहले सेल कोशिका बनता है, उसी कोशिका से टिश्यू उत्तक बनते हैं, उसी उत्तक से ऑर्गन अंग बनते हैं, उन्हीं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और हमारा बॉडी बनता है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि अगर सेल नहीं होती तो हमारा बॉडी का निर्माण नहीं होता? तो कहने का मतलब हमारा शरीर का निर्माण किससे हुआ है? सेल। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर, ढांचा किससे मिलकर बना हुआ है हमारा? तो हमारी सेल से मिलकर बना हुआ है। दूसरा, मैं एक लिविंग हूँ, मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं फिर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपनी ऊर्जा खर्च कर रही हूँ, मैं एनर्जी खर्च कर रही हूँ, है ना? तभी तो मैं काम, भाई कोई भी काम करने के लिए फिजिक्स में पढ़ा एनर्जी चाहिए। तो अब काम हम नहीं करते, मैं काम नहीं कर रही हूँ बच्चों, मेरे बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरा मुंह बोल रहा है, मेरी जीभ भी काम कर रही है, मैं दिमाग खर्च कर रही हूँ। और ऑर्गन्स किससे बनते हैं? सेल से। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे बॉडी में मेरी सेल्स काम कर रही हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। हमारा बॉडी काम नहीं कर रहा है, हमारी सेल्स काम कर रही हैं। तो जो कार्य करने की इकाई है हमारे बॉडी की और जिससे हमारा बॉडी मिलकर बना हुआ है, उसी का नाम क्या है? सेल। तो हमने सेल थ्योरी के 2 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या पढ़ा? मैंने पढ़ाया आपको कि जितनी भी नई सेल्स आएंगी वो हमेशा पुरानी सेल से आएंगी। दूसरा पॉइंट कि सेल ही हमारी जन्मदाता है। भाई जैसे माँ जन्मदाता है वैसे सेल ही हमारा, इस धरती पर हमारी जो जीवन लाने वाली है वो कौन है? वो सेल है। अगर सेल नहीं होता तो कुछ नहीं थे हम, कुछ बनते ही नहीं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया किसका? आप बताएंगे किसका? सेल थ्योरी का। क्या मैम तीसरा पॉइंट भी है सेल थ्योरी में? बिल्कुल है। देखिए क्या है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में सेल थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव, जो चल सके, जो घूम सके, कोई जो फिर सके, जो खाना खाए, खाने का पचाए, खाना एक्सक्रीशन करे, रिप्रोडक्शन करे, सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है सजीव जीव हैं, वो दो तरीके से बने होंगे बच्चों। सेल मतलब उसमें सेल कैसे अरेंज्ड होंगी, कैसे होंगी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चों दो तरीके से बने होंगे। सेल थ्योरी में तीसरा पॉइंट यही ऐड किया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिंगल सेल हो, जिनमें एक ही कोशिका हो। क्या मतलब हो गया मैम कहने का? एक कोशिका का मतलब क्या हो गया भाई? एक सेल बनी, वो सेल में ही पड़ी रही, उसने डिवाइड नहीं किया। भाई नहीं किया, मर्जी अगले की, नहीं हुई, वो डिवाइड ही नहीं हुई। कोई एक चीज ऐसे थी, जब जन्म हुआ तब भी ऐसी थी, जब जन्म मरी तब भी ऐसे थी। सेल का सेल ही है, ना टिश्यू बनाया, ना ऑर्गन बनाया, ना ऑर्गन सिस्टम बनाया, एक सेल बना और वही पड़ा है बेचारा। तो ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका है, यही कोशिका है, यही शरीर है इसका, यही ऑर्गन है, बेचारे के पास कुछ नहीं है, तो ऐसे जीव कहलाते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय जीव। जैसे आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल मैम दो तो अमोइबा, अमीबा। अमीबा जब जन्म लेता है तब वैसा ही था जैसा वो मरा, डिट्टो वैसा ही था। ठीक है, दूसरी साइड आते हैं बच्चों यहां पर मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय। बहु का मतलब बहुत सारी, कोशिका का मतलब कोशिका, बहुत सारी कोशिका। ये सेल थी, इसने कहा मैं तो ऐसी नहीं रहूंगी, मैं तो डिवाइड करूंगी। इसने डिवाइड किया, ऐसे बहुत सारी सेल्स बनाई, बहुत सारे सेल्स तो बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू तो बहुत सारे ऑर्गन्स। तो ऐसे जीव जो बहुत सारी सेल से, बहुत सारे टिश्यू से, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ हो, वो क्या कहलाता है? वो मल्टी सेलुलर। मैम हम किस में आएंगे? मेरा जब जन्म हुआ था मैं इतनी सी थी, इतनी सी, आप भी इतनी ही होंगे। अब मैं इतनी बड़ी होगी, देखो इतनी बड़ी। तो क्या मेरा जन्म हुआ तब मैं वैसी थी? क्या आज भी मैं वैसी हूं? नहीं हूं। जन्म हुआ तब इतनी सी सेल थी, आप देखो इतनी सारी सेल्स, इतने सारे, इतने मैच्योर ऑर्गन बन गए, है ना। तो कहने का मतलब, और मेरे कान की सेल्स हैं, उनका सुनने का काम है। मेरे नाक वाली सेल्स जो सेल है उनका सूंघने का काम है ना। ब्रेन वाले का काम है मेरे बॉडी पे कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे काम। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। एग्जाम्पल प्लांट सेल। मैम प्लांट सेल क्यों आई? भाई प्लांट में जो जड़ें हैं उसका अलग काम है, तने वाले का अलग काम है, लीफ का अलग काम है, फ्रूट अलग काम आते हैं, फ्लावर अलग काम आते हैं, अलग अलग हैं। जो अलग अलग हैं तो किस में आएंगी? मल्टी सेलुलर में। दूसरा एनिमल सेल, तो आप याद रखिएगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसके एग्जाम्पल होते हैं? बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में आया? नहीं आया तो सुन लो ध्यान से, अगर नहीं आया तो। मैंने बोला कि जो सेल थ्योरी है उसका पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया, मैम अमीबा बड़ी नहीं होती क्या? नहीं बच्चा, मैंने कहा कोई ए चीज़ है, जब वो जन्म लेती है तो ए, वो मरी तब भी ए जैसी रही, कोई बड़ी नहीं होती। ठीक है, वैसी की वैसी पड़ी रहती है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि सेल थ्योरी में पहला पॉइंट मैंने बताया, जितनी भी नई सेल्स हैं वो बाहर से नहीं आती, जो पुरानी है वही बना लेती हैं। दूसरा मैंने बताया यहाँ पर क्या कि सेल हमारी जन्मदाता है। कहने का मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा, अगर एक सेल से बना हुआ है वो यूनिसेलुलर, अगर बहुत सारी से बना हुआ है वो क्या? मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी में ह्यूमन। अब मैंने एनिमल लिख दिया तो बच्चों एनिमल लिखते ही ह्यूमंस यहीं आ जाएंगे। अब ये तो आपको इतना तो पता होगा कि एनिमल्स का मतलब ही क्या है। हम लोग क्या है? हम जानवर हैं, जानवर इंसान नहीं है हम। देखो हमारा मेन किंगडम है वो एनिमल है, हमारा फाइलम मैमल है। ठीक है, तो ये बात हो गई बच्चों हमारी सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी किसने दी? स्केलेटन और स्वॉन ने, जबकि रुडोल्फ विर्चो ने लैटिन लैंग्वेज में बोला था। ये जो पॉइंट्स बताए मैंने ये किसने दिए थे? स्केलेटन और स्वेल ने। जबकि लैटिन लैंग्वेज में ओमनी सेलुला एसेलुला किसने बताया था? आप क्या बताएंगे बच्चों? वो बताया था आपके रुडोल्फ विर्चो ने। क्या मैम आपने अमीबा देखा है? बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, बहुत बार सेल देखी है, बहुत बार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा आप। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों कुछ एरो लगाकर आपको पॉइंट्स लिखने। मैम सेल डिवाइड नहीं होते, बिल्कुल होते हैं सेल डिवाइड, अमीबा में नहीं होते। ठीक है, देखो मैम इतनी सारी सेल्स है इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, तो ये बताओ कि सबसे छोटी सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स लिखो। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, संसार। संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की अगर सबसे छोटी, मैं आपसे पूछ लूं भाई मुझे तो ये बताओ कि इस यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल किसकी है, किसकी मानोगे आप। सबसे छोटी सेल होती है बच्चों एक बैक्टीरिया की। आप बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं मैम, बहुत सारे नाम सुने हैं, कोई नाम तो बता दो है। तो बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया मैम, कहाँ देखा है बच्चों, मैंने देखा है स्कूल कॉलेज में, मैंने एक्चुअली बीएससी बायोटेक किया था, एमएससी बायोटेक किया, तो वहाँ पर ये इन्हीं सेल से तो खेलते रहते सारा दिन, और क्या करते थे, है ना। तो एक बैक्टीरिया, तो बच्चों वो बैक्टीरिया कौन सा है आप बताएंगे। इस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों माइकोप्लाज्मा। कौन सा बैक्टीरिया, बोलो एक बार जरा अपने मुंह से, माइकोप्लाज्मा। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा बैक्टीरिया सबसे छोटा है, आप बताएंगे बच्चों माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया सबसे छोटा बैक्टीरिया। कितना छोटा मैम, साइज तो बता दो। 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, इतना छोटा है बेचारा। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के ना कुछ नाम है, इसके नाम रख दिए लोगों ने, अब लोगों को चिढ़ होने लग गई इससे कि भाई यही छोटा क्यों है, तो लोग पड़ गए इसके पीछे, लोगों ने बहुत सारे नाम लिख दिए, तो वही नाम अब हमारे कंपटीशन एग्जाम में पीछे पड़ जाते हैं। तो सुनो जरा इस माइकोप्लाज्मा की कहानी सुनो कुछ। इस माइकोप्लाज्मा का एक नाम और होता है, इसका नाम होता है पीपीएलओ। क्या नाम होता है बच्चों, पीपीएलओ। इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। क्या है मैम पीपीएलओ, इसकी फुल फॉर्म तो कुछ होनी चाहिए ना। तो बच्चा इसकी होती है फुल फॉर्म पॉलीप्लूरो न्यूमोनिया, जैसे न्यूमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया न्यूमोनाई कहलाते हैं। न्यूमोनाई, पॉलीप्लूरो न्यूमोनाई लाइक ऑर्गेनिज्म। अब हिंदी मीडियम वाले बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या लिख दिया मैम ने। बच्चों जो मैंने लिखा है ना, ऐसा कैसा हिंदी में याद रखना है आपको, कोई इसकी हिंदी नहीं होती, अंग्रेजी होती इसकी, है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है पोली का मतलब होता है बहुत सारा, न्यूमोनी का मतलब होता है न्यूमोनिया, लाइक का मतलब जैसे, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। दिखने में ऐसा लगेगा जैसे न्यूमोनिया करने वाला बैक्टीरिया हो, बट होता नहीं है। तो वो बैक्टीरिया जो दिखने में न्यूमोनिया जैसे दिखते हैं, न्यूमोनिया करने वाले बैक्टीरिया जैसे दिखते हैं, बट वो है नहीं, तो उनका नाम मैंने क्या रखा, माइकोप्लाज्मा। क्या पढ़ा है मैंने कि इस संसार में सबसे छोटे बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है, उनका अदर नेम पीपीएलओ है, पॉलीप्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स। दिखने में ऐसे लगेंगे जैसे न्यूमोनिया करने वाले जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, बट एक्चुअली वो नहीं होते हैं, एक्चुअली वो होते ही नहीं हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट सुनो ध्यान से। इस बैक्टीरिया को कहा जाता है जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। भाई बैक्टीरिया हैं वो कौन से किंगडम में आते हैं बता सकते हो। बैक्टीरिया जंतु जगत में आते हैं, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे जंतु जगत का जोकर। अब मैम जोकर मतलब कुछ भी बोल रही हो आप, जोकर देखा है कभी, हैं जोकर देखा है, गाना सुना है वो एक पंजाबी गाना है, मैं तेरे पिछों इतना आया कि जोकर बन गया है, ऐसा कुछ गाना है ना। देखो बच्चों जोकर का मतलब क्या होता है, जोकर आपको हंसाता है, जोकर का काम क्या होता है हंसाना, और वो सारा दिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करता रहता है। जोकर अलग अलग तरीके का मुंह बनाता है, कभी नाक टेढ़ी करता है, कभी नाक ऊंची करता है, कभी कैसे, कभी आंखें ऊपर करता है, ऐसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करता रहता है। ऐसे ही बच्चों ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, इसका कोई फिक्स आकार नहीं है, ये जोकर की तरह काम करता है। कैसे, कभी कैसे रहता है, कभी कैसे रहता है, कभी ऐसे रह लिया, इसकी मर्जी थी ऐसे, कभी ये ऐसे हो गया, कैसे ही हो गया, ये अपना आकार बदल लेता है, अपने एक्सप्रेशन चेंज करता रहता है, इसीलिए इसको जोकर बोल दिया।
एग्जाम में बिहार पीसीएस के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसको एनिमल किंगडम का जोकर कहा जाता है। आप बताएंगे कि माइकोप्लाज्मा को एनिमल किंगडम का जोकर कहते हैं क्योंकि ये अपने शरीर का आकार बदलता रहता है, कोई फिक्स आकार नहीं है, बेचारा कैसा ही रह लेता है, जोकर की तरह तुम लोगों को हंसाने का काम करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इस जोकर के अंदर क्या सेल वॉल पाई जाती है? सेल वॉल, अब सेल वॉल क्या होता? इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। इन माइकोप्लाज्मा क्या मतलब हो गया मैम? माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या मतलब है, क्या चल रहा है मैम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? लो तो आ जाओ यहाँ, सुनो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आओ यहाँ पे, देखो बच्चों, देखो सबसे पहले इस धरती पर जब सेल के बारे में पता लग गया था, प्लांट के बारे में पता लग गया था, एनिमल के बारे में पता लग गया था, अब लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि भाई प्लांट अलग है, एनिमल अलग है, तो कैसे इनको कैरेक्टराइज करें हम। तो सबसे पहले लिविंग्स को दो भागों में बांट दिया। एक कर दिया जंतु जगत, प्लांट किंगडम, एक कर दिया एनिमल किंगडम, जंतु जगत का, जंतु जगत, ये पादप जगत, ये जंतु जगत। बट बेचारे साइंटिस्ट ना कुछ शाणे थे, बहुत ही ज्यादा। उन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा, एक प्लांट में और एक एनिमल में। जब प्लांट में बांटा ना बच्चों, तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी रख दिया कहां पर? प्लांट किंगडम में, जीवाणु में। क्यों रखा मैम? क्योंकि बैक्टीरियाज में होती है क्या? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, दीवार, भाई एक सेल है, इस सेल के चारों तरफ जो दीवार बनी हुई है उसी को मैंने सेल वॉल बोल दिया, कोशिका भित्ति बोल दिया। और ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट वाली सेल्स में होती है, बट बैक्टीरियाज में भी ये पाई जाती थी। इसलिए ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो बैक्टीरियाज हैं उनको प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। जबकि एनिमल सेल, हमारी सेल उठाओगे ना, ये कोई सेल वॉल नहीं दिखेगी आपको, सेल मेम्ब्रेन दिखेगी सीधी, आगे थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ऐसे जीवाणु जिनके अंदर सेल वॉल होती है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने कहा भाई बैक्टीरिया भी है ना, वो प्लांट जैसे है, एकदम प्लांट जैसे हैं, उनके अंदर भी सेल वॉल है, प्लांट सेल के अंदर भी सेल वॉल है, यहाँ रख दिया। बाद में देखा गया कि हट, झूठ बोल रहे हो तुम, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होते हैं। मतलब कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे छोटा सा कि क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है? आप कहेंगे नहीं होती। यही मैंने लिखा कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। इसीलिए थोड़े दिनों के बाद इस बैक्टीरिया को यहाँ से हटा दिया प्लांट किंगडम से। इसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इस बैक्टीरिया का अलग से ही किंगडम बना दिया, प्रोटेस्टा एंड मोनेरा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं समझना, आप बस इतना याद कर लो, इतना झेले में मत पड़ो, आगे सब समझाएंगे कि भाई ऐसे एक सेल होती है और उस सेल के चारों तरफ एक हार्ड सी कवरिंग होती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया में होती है, कुछ में नहीं होती है, पर इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो आप याद रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसीलिए वो अपना आकार बदल सकता है, जोकर की तरह अपना एक्सप्रेशन देता रहता है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने सारे पॉइंट याद रखें, माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी सेल होती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता नहीं है, माइकोप्लाज्मा को जोकर कहा जाता है, और माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सबसे छोटी सेल है और वो न्यूमोनिया करने वाले बैक्टीरिया के जैसा बैक्टीरिया होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्या मुझे अब आगे चलना चाहिए? स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स आपको समझ में आ गई होगी, सबको आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि इस धरती पर, ये तो स्मॉलेस्ट थी मैम, इसमें सेल मेम्ब्रेन, यस बच्चा सेल मेम्ब्रेन होगी सलोनी, ठीक है। अब बात आती है कि बच्चों सबसे बड़ी सेल कौन सी है? भाई वो तो बात हो गई छोटी, तो नेक्स्ट आएगा लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की
सबसे बड़ी कोशिका, भाई जैसे छोटी है वैसे बड़ी भी तो होगी ना, बिल्कुल होगी मैम, क्यों नहीं होगी। किसकी सेल सबसे बड़ी होती है, आप बताएंगे ऑस्ट्रिच सेल। किसकी सेल, ऑस्ट्रिच सेल। शुतुरमुर्ग का अंडा, किसका अंडा बच्चों, शुतुरमुर्ग का अंडा। देखा है क्या कभी, हाँ मैम देखा है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। मैम अंडा सेल होता है क्या, यस बच्चा, शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडा सिर्फ सेल है, उसमें ना टिश्यू बने ना ऑर्गन बने। तो आप बताएंगे इस संसार में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा या सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच सेल होती है। अब आप मुझे बताइए ऑस्ट्रिच क्या होता है, एनिमल, है ना। मैम आप तो एनिमल एनिमल की बात कर रही, प्लांट की तो कुछ बात ही नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब, अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि सबसे बड़ी सेल प्लांट में कौन सी होगी, भाई प्लांट का बता दो मुझे, ये तो एनिमल है भाई, शुतुरमुर्ग क्या है, जानवर है, एनिमल है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि प्लांट में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो नेक्स्ट लिखोगे लार्जेस्ट प्लांट सेल इन यूनिवर्स, संसार की सबसे बड़ी पादप कोशिका, संसार की सबसे बड़ी पादप कोशिका, सबसे बड़ी पादप कोशिका। कौन से प्लांट की सबसे बड़ी सेल होती हैं, मैंने आपसे ये पूछ लिया। तो आप बताएंगे फाइबर ऑफ रेमी, फाइबर ऑफ रेमी, रेमी के रेशे, फाइबर्स ऑफ रेमी। ये एक प्लांट है बच्चों, रेमी, हिंदी में बोलते हैं रेमे के रेशे, ठीक है, रेशेदार प्लांट है, एक फाइबर्स रूट होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्लांट की जो सेल निकालोगे वो सबसे बड़ी सेल निकलेंगी। एनिमल में सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच की, प्लांट में सबसे बड़ी फाइबर ऑफ रेमे। भाई मैम एनिमल और प्लांट पे बात करती रहोगी कि ह्यूमन बॉडी पर भी आओगी, आऊंगी ना ह्यूमन बॉडी पे। अब मैं सेम क्वेश्चंस पूछूं आपसे ह्यूमन बॉडी में। मैंने पूछा भाई एनिमल, इनकी तो बात हो गई, ठीक है। अब बात आती है, मुझे बता दो कि इस ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में, ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी। 4 पॉइंट याद रखने बच्चों, ध्यान से याद रखिएगा। मानव शरीर में अगर पूछे ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल, सिर्फ लार्जेस्ट सेल बोला है, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा न्यूरॉन। क्या आंसर होगा, न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल भी लिख दो आप, ये लंबी भी है, ये क्या है, सबसे बड़ी भी है और सबसे लंबी। तो क्वेश्चन नंबर 1, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स का दूसरा नाम होता है हिंदी में तंत्रिका कोशिका। ये न्यूरॉन कहाँ होते हैं बता सकते हो क्या, मैम ये न्यूरॉन दिमाग में होते हैं। तो किसकी सेल से, ये दिमाग की सेल से, ठीक है। कुछ समझ में आया, आ गया होगा मुझे उम्मीद है। मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल पूछे तो न्यूरॉन, जिसको आप क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। दूसरा इसी का ऑपोजिट स्मॉलेस्ट सेल पूछ ले भाई, स्मॉलेस्ट सेल है ना, सबसे छोटी कोशिका किसकी, ऊपर लिख दिया मैंने ह्यूमन बॉडी, बार बार नहीं लिखूंगी, सबसे छोटी। तो बच्चों सबसे छोटी कोशिका जो होती है ना हमारी, वो है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। कहाँ होती है रेड ब्लड सेल्स, खून के अंदर, ब्लड के अंदर, खून के अंदर। तो खून में जो आरबीसी है वो क्या है, सबसे छोटी है। और जो सबसे बड़ी होती है वो कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, न्यूरॉन। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि लार्जेस्ट गैमेट सेल। गैमेट का मतलब होता है बच्चों प्रजनन, जो जनन में काम आई होंगी, जब आपका जनन हुआ होगा उस टाइम पे काम आई होंगी। तो सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका होती है स्पर्म, स्पर्म, शुक्राणु। कौन सी, शुक्राणु। शुक्राणु किस में बनते हैं, मेल में, नर में, तो ये नर गैमेट कहलाएगा, ठीक है। कौन सा पॉइंट पढ़ा है मैंने, लार्जेस्ट गैमेट सेल।
तो बच्चों याद रखिएगा वो कौन सी होती है, शुक्राणु। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट आता है इसी को ऑपोजिट, स्मॉलेस्ट गैमेट सेल। कौन सी, स्मॉलेस्ट गैमेट सेल, सबसे छोटी प्रजनन कोशिका। आपका आंसर होगा ओवा। ओवा का मतलब होता है अंडाणु। अंडाणु किस में बनते हैं, फीमेल्स में, मादाओं में। क्या आपको इतनी बात समझ में आई मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया अगर हमारे बॉडी में सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी कोशिका पूछे, सिर्फ गैमेट नाम नहीं दिया तो न्यूरॉन, सबसे छोटी पूछे आरबीसी, सबसे बड़ी गैमेट सेल पूछे मेल गैमेट स्पर्म, सबसे छोटा पूछे ओवा अंडाणु। इस संसार में सबसे बड़ी, ठीक है, इस संसार में सबसे बड़ी कौन सी बताएंगे आप? इस संसार में सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच सेल, ठीक है। इस संसार में सबसे छोटी बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? माइक। चलिए मैम एनिमल सेल की स्ट्रक्चर बना के समझाओ। अरे भैया अभी तो सेल कम से कम 10 घंटे पढ़ाऊंगी मैं, तुम इतना क्यों डर रहे हो? ठीक है मैम, ओवा स्पर्म से बड़ा होता है क्या? यस बिल्कुल होता है। ये लो अभी अभी से स्ट्रक्चर बना दूं, रुक तो जाओ, ठंड तो पाओ, अभी तो खेल, अभी तो मामला स्टार्ट हुआ है यार। स्टार्ट होने में तुम इतनी देर में डर गए, स्ट्रक्चर बनाओ, अभी तो बहुत पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, डोंट वरी। ये तो बात होगी बच्चों सेल होती क्या, बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी, किसकी बड़ी किसकी छोटी, ये वो इतने सारे पॉइंट हो गए, सारे आपको याद रखना है। ठीक है, सेल होता क्या है? सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा हमारा बॉडी बनता है। अब मैम ये जो सेल है आप बना रही हो इतनी देर से, ऐसे सेल्स होती हैं, क्या है इन सेल के अंदर, क्या मामला है इन सेल के अंदर, ऐसा है क्या? तो बच्चों इस सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे। सेल के अंदर भी सेल के पार्ट हैं, और सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, कोशिकांग कहा जाता है। तो अब हमारा क्या बनेगा? अब हमारा पार्ट बनेगा कि सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, सेल के भाग, या बच्चों आप इसको लिख लो कोशिका के कोशिकांग, या आप लिख लो कंपोनेंट्स ऑफ सेल। एक सेल के अंदर क्या क्या है, या सेल के ऑर्गेनेलीज लिख दो कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइब। मैम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट प्रजनन में कंफ्यूजन है, क्यों कंफ्यूजन है? शुक्राणु सबसे छोटे हैं और अंडाणु सबसे बड़े हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल, क्या क्या है इस सेल के अंदर, कहाँ से क्या, क्यों ये हमारे पीछे पड़ी हैं ये सेल। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे कोशिका के कोशिकांग, या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, या सेल के पार्ट्स, या सेल ऑर्गेनेलीज, आप कुछ भी नाम दे दो। ठीक है ना? चलो, थैंक्स मैम एंड टाइम्स टीम को इतना लो अमाउंट में इतना कंटेंट देने के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग जैसे टीचर्स को थैंक यू सो मच। जिसने भी कमेंट किया, मुझे नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पे, नाम ऊपर चला गया है। आप लोगों का प्यार है बच्चों। ये तो बहुत जल्दी आपको टाइम्स की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, 2 से 3 दिन में। बड़ी सेल बताई स्पर्म। अरे क्या बता दिया मैंने? एक सेकंड, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? आज मुझे आ रही है नींद, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? ओ हो ओ बच्चों एक सेकंड रुको, मैंने गलती कर दी। ओ हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो इधर देखो, नींद आ रही थी मुझे, पहले ही लग रहा था। देखो मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, तो ब्लंडर मिस्टेक है। लार्जेस्ट गैमेट सेल, बच्चों स्पर्म नहीं होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, मेरे को नींद आ रही थी, सही कर लेना, कोई बच्चा गलत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवा, अंडाणु। लार्जेस्ट गैमेट सेल अंडाणु होती है, जबकि स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? तो आप बताएंगे शुक्राणु। प्लीज बच्चों इसको सही कर लेना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा वरना मेरे से ना आज, ठीक है, मेरे करियर की सबसे बड़ी हो जाएगी ये तो मिस्टेक। ठीक है, एक बार प्लीज सही कर लेना इसको, कोई बच्चा ही नहीं बोलेगा मैम ने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, देखो स्मॉलेस्ट पूछे तो आप बताएंगे शुक्राणु, सबसे छोटे होते हैं स्पर्म, और सबसे बड़ी पूछे तो आप क्या बताएंगे? ओवा, अंडाणु होते हैं। प्लीज है ना, सही कर लेंगे ना? यहाँ ये मुझे कोई बच्चा शिकायत नहीं देगा इसमें, है ना? ये सही कर लेना, हो गया होगा, थोड़ी नींद आ रही थी यार, थोड़ा तो हो गया होगा, है ना? ठीक है, तो ये सही कर लेना। चलो, ये मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे आप सही कर लेंगे, है ना? चलो बच्चों, अब पढ़ते हैं हम सेल के कंपोनेंट्स।
सेल के कंपोनेंट में सबसे पहला पढ़ेंगे सेल वॉल। कोशिका भित्ति, भित्ति का मतलब दीवार, जैसे हमारे रूम में दीवार है वैसे सेल के भी दीवार होते हैं। कोशिका भित्ति, एक नंबर लगा के लिखिए सबसे पहला सेल वॉल, कोशिका भित्ति। आप ध्यान से सुनो, मैं ना एक कॉमन सेल लेके चल रही हूँ। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे प्लांट का पढ़ाओ, कुछ बोलेंगे एनिमल, मैं दोनों पढ़ाऊंगी, ठीक है। कॉमन सेल लेके चलूंगी, एंड में क्या करेंगे हम दोनों में डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है बच्चों। मैं एक बिल्कुल कॉमन सी सेल लेके चल रही हूँ, सेल वॉल, उसके सारे कंपोनेंट करवा रही हूँ। एक सेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए मैं वो देख रही हूँ। सेल वॉल जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ध्यान से एक एक टर्म सुनना है आपको, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर, ये इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला सेल वॉल, मैं एक सेल पढ़ाऊंगी आपको प्लांट, एक पढ़ाऊंगी मैं एनिमल। सिर्फ प्लांट और एनिमल की बात करेंगे, बैक्टीरिया के केस में बात करेंगे, वहां बात करेंगे, यहाँ नहीं, हमें नहीं करनी है ना। तो ध्यान से सुनो, जो सेल वॉल है वो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। क्या बताया मैंने बोला कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। अब क्या होता है ये सेल वॉल, तो ध्यान से सुनो। ऐसे आपको प्लांट सेल दिखेगी, ऐसे आयताकार, और जब इस प्लांट सेल को आप इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रखोगे ना, तो बच्चों यहाँ पर ऐसे इसके चारों तरफ आपको एक कवरिंग दिखेगी। इस कवरिंग को बोलते हैं आप सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ऐसी की ऐसी एक अंदर की साइड कवरिंग दिखेगी, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली, हिंदी में कोशिका झिल्ली। मैंने क्या बोला कि जब आप पादप कोशिका उठाएंगे तो सबसे बाहरी आवरण दिखेगा वो सेल वॉल, कोशिका भित्ति होगा। एक अंदर की साइड आवरण और बना होगा, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। बट जब मैं एनिमल सेल उठाऊंगी मुझे गोल गोल दिखेगी, एक ही कवरिंग है बेचारी पे, ठीक है। नितेश मैंने सही कर दिया है, आप गूगल पे मत देखिए, मुझे भी पता है वो गलती से लिखा गया, मेरे से दिमाग में कुछ चल रहा था इसलिए हो गया होगा। डोंट वरी, है ना। स्मॉलेस्ट गैमेट सेल है वो स्पर्म है, एंड लार्जेस्ट है वो ओवा है। मैंने कर दिया है, ठीक है, आप लोग अब समझ लीजिए। जब मैंने एनिमल सेल उठाया उस पे सेल वॉल नहीं मिला, उस पे सिर्फ मुझे कौन मिला? सेल मेम्ब्रेन मिला, कोशिका झिल्ली। तो मेरा पहला क्वेश्चन बन गया, मुझे ये बताओ दो आवरण कौन सी कोशिका पर पाए जाते हैं? दो आवरण मैम प्लांट सेल पे पाए जाते हैं। मैं आपसे पूछ लूँ सेल वॉल किस में पाया जाता है? आप बताओगे प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। मैं पूछ लूँ पादप कोशिकाओं का सबसे आउटर मेम्ब्रेन कौन सा है? सेल वॉल। उसके अंदर इनर कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। मैंने पूछा जंतु कोशिकाओं का आउटर, मैम आउटर और इनर तो एक ही होता है? मतलब सेल मेम्ब्रेन एक ही है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई मेरी? मैंने बोला कि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है। अब बात आती है जब सेल वॉल पाई जाती है तो इसके अंदर है क्या? भाई कोई भी चीज़ है वो किसी ना किसी चीज़ से तो मिलकर बनी है। तो क्या है इस सेल वॉल के अंदर? तो आप बताओगे कि जो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की मिलकर बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है बच्चों? सेल्यूलोज की मिलकर बनी हुई होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज की मिलकर बनी होती है। ये सेल्यूलोज क्या है? याद है न्यूट्रिशन वाला चैप्टर? क्या बताया था? सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शर्करा है। किस प्रकार की शर्करा है? याद करो, बताया था एक पॉलीसैकेराइड शर्करा है। जो मैं पढ़ा देती हूँ ना वो मैं वापस नहीं पढ़ा सकती, वो आपको याद होना चाहिए, बस मेरी एक ही कमी है, पॉलीसैकेराइड शर्करा है। तो कभी आपसे मैंने पूछ लिया इनडायरेक्टली घुमा के, सीधे क्वेश्चन नहीं आते, वो जमाना गया है ना। देखो आपसे पूछे कि प्लांट की सेल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आपका आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज। किस में पाया जाता है? सेल वॉल में। सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। किस टाइप का? पॉलीसैकेराइड। और मैं आपको बता दूं ये जो सेल्यूलोज है वो प्लांट की डेड फॉर्म में होता है। ये प्लांट का डेड पार्ट है, मृत भाग है। डेड सेल्स हैं इसके अंदर, जिंदा नहीं है, बेचारा मरा हुआ है।
ठीक है, नेक्स्ट मेरी बात सुनो, ये जो आपका सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल, ये प्लांट सेल का हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट सेल। क्या मतलब हो गया हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट सेल? पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है, पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग। मैंने प्लांट का कठोर नहीं बोला है, सेल का बोला है मैंने। कठोर का मतलब क्या होता है? हार्ड। कठोर का मतलब क्या होता है? जो सॉफ्ट नहीं होता वो कठोर होता है? देखो बच्चों, ये आपका हार्ड क्यों बना सेलुलोज, उसके पीछे रीजन है कुछ वैलिड। मैंने बोला एक तो डेड है, बेचारे में डेड सेल्स है। दूसरा, ठीक है, दूसरा बच्चों, किसी भी चीज को सॉफ्ट करने के लिए पानी चाहिए होता है। भाई पानी डालोगे तब तो सॉफ्ट होती है कोई भी चीज, और इसके अंदर पानी 0% होता है, इसलिए ये हार्ड हो गया। तो कितने पॉइंट बने हमारे? हमारा बना कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, वो सेलुलोज की मिलकर बनी होती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होती हैं। कौन सी? पॉलीसैकेराइड। कैसा पार्ट है ये? डेड पार्ट है। प्लांट सेल का सबसे हार्ड पार्ट सेल वॉल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी क्या है? 0%। तो वो क्या हो गया? हार्ड हो गया। मैम क्या काम है, क्या करती है सेल वॉल? नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये काम करती है सेल का साइज मेंटेन करने का, उसका आकार, उसको आकृति देती है और उसको प्रोटेक्शन देती है, उसको सुरक्षा देती है। इट गिव्स साइज, शेप, प्रोटेक्शन टू प्लांट सेल। जिसमें होगी उसी को तो सुरक्षा देगी। तो यह पादप कोशिकाओं को आकार, आकृति और सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे में है ही नहीं बेचारे, इसलिए हमारी सेल कभी कभी इरेगुलर हो जाती है, कैसे भी मतलब कैसे भी किसी भी मूड में आ जाती है वो। प्लांट सेल को मूड में लाके दिखाओ आप, नहीं आ सकती, है ना? ठीक है, तो ये क्या करती है? साइज, सेल को साइज, शेप और प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब बच्चों, क्या मैम प्लांट सेल के अलावा भी किसी और में सेल वॉल होती है? एनिमल तो बता दिया आपने नहीं होती, कोई बात नहीं। तो बच्चों सुनो, मैंने बोला प्लांट में होती है। प्लांट के आगे टिक लगा दो। टिक का मतलब क्या है? हमारे यहाँ टिक का मतलब होता है गुड, गुड का मतलब होता है बस है ना? तो आप बताएंगे है तो किसकी है? सेलुलोज की। क्या मैम बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है? थोड़ी देर पहले आप कुछ बोल तो रही थी कि बैक्टीरिया में भी होती है। हाँ भाई, कुछ बैक्टीरिया में होती है, कुछ में नहीं होती। जीवाणुओं में होती है क्या? आप बताओगे कुछ जीवाणुओं में है, कुछ में नहीं है। होती है तो भाई कुछ में है, कुछ में नहीं है। होती है तो किसकी बनी हुई होती है? आप बताओगे होती है तो वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकोन। ऐसा ग्लाइकोन, ग्लाइकोन का मतलब ग्लाइकोजन होता है। पेप्टिडो अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ। छोड़ो, ये आगे की बातें हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे पेप्टिडोग्लाइकोन। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि भाई जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, उनमें सेल वॉल होता है? आप बताओगे होता है। होता है तो वो किसका बना हुआ है? वो काइटिन का बना हुआ है। CHITIN। कोई बच्चा इसको चाइटिन नहीं बोलेगा, काइटिन होता है। नेक्स्ट है, मैम क्या एल्गी में होता है? एल्गी क्या होता है रे? शैवाल होता है। किस कलर का होता है रे एल्गी? ग्रीन कलर का। प्लांट किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। तो जो प्लांट में है वही एल्गी में। प्लांट में क्या है? प्लांट में किसकी बनी हुई है? एल्गीज में होता है। होता है तो किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। एक बार फिर बोलो, किसका? सेल्यूलोज का। नेक्स्ट पूछे फंगस। फंगस क्या होता है? कवक। आगे पढ़ाएंगे। रोटी और ब्रेड के डिब्बे को बंद करने पे कवक लग जाते हैं उसमें, है ना? फंगस लग सकते हैं। फंगस में भी होती है तो किसकी बनी हुई है? तो अगेन फंगस में काइटिन की बनी हुई होती है। एनिमल में होती है? नहीं होती। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन। बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाते, और क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे ही तो आते हैं। प्लांट में है तो सेलुलोज की, जीवाणुओं में है तो पेप्टिडोग्लाइकोन की, इंसेक्ट्स में है तो काइटिन की, एल्गी में है तो सेलुलोज की, फंगस में है तो काइटिन की। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो?
समझ पा रहे हो तो एक बार मैसेज करके दिखाओ जरा कि समझ पा रहे हो, तो ही मैं मानूं। जल्दी बताओ, मेरी बात कुछ पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही मैं, कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रही जो MBBS वाले बच्चों को पढ़ा रही मैं ना। बिल्कुल मैं ऐसे समझ के पढ़ा रही कि तुम लोगों ने कभी सुना ही नहीं सेल होता क्या है। बताओ कुछ समझ में कुछ पल्ले पड़ रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके ओके, सबका यस आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत मजा आएगा। कम से कम 10 से 12 घंटे में आपको सेल पढ़ाऊंगी, ऐसा पढ़ाऊंगी इसके बाद कभी नहीं आओ, इसके बाद कभी भी सेल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगी मैं आपका। बस शर्त यह है, जैसे आज आप लोगों ने पेशेंस दिखाया ना, आज आप बढ़िया क्लास एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में आज। हाँ, तुम लोग भी बढ़िया पढ़ रहे हो आप, क्योंकि आज तुम लोग ना तो कोई फालतू कमेंट कर रहे, एकदम बढ़िया मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने में आज, और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो आज आप लोग। ठीक है बच्चों, तो पहला सेल का कंपोनेंट, पहला कोशिकांग हमने कौन सा पढ़ लिया? मैम फंगस को प्लीज डिटेल में बताइए। अरे फंगस आगे करवाऊंगी, डोंट वरी, तुम रुक जाओ बस। जितना पढ़ाया उतना समझ में आया है क्या? बस अपने दिमाग के ना इंद्रियां मत चलाओ, ठीक है? अभी चलो, मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है। चले बच्चा, ठीक है? तो सेल वॉल क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। ओहो, क्लास है, चलो कोई ना, छोड़ रही थोड़ी देर में। नेक्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। मैम आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन जान के क्या करोगे? मैंने बस जीवन में पढ़ाई की और कुछ नहीं किया मैंने। बताएंगे किसी दिन आपको क्वालिफिकेशन क्या है। इतना है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो मैं आपको नहीं अटकने दूंगी, इतना क्वालिफिकेशन है। इससे ज़्यादा तो मैंने पढ़ी लिखी नहीं, मैंने सिर्फ जीवन में बायो पढ़ी, और केमिस्ट्री तो खैर मैंने चौथे और पांचवें सेमेस्टर में पढ़ी थी, और साइंस बैकग्राउंड से तो केमिस्ट्री तो वैसे ही मेरा इंटरेस्ट बहुत था केमिस्ट्री में, तो वैसे ही तैयार हो गई अपने आप। बायोलॉजी मैंने पढ़ी, मैंने जी है बेटा बायोलॉजी, है ना। चलो, तो अभी स्टूडियो में एक क्लास है, एक्चुअली 3:30 हो गया है, तो मुझे क्लास आज यहीं तक छोड़नी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, आज वो थोड़ा सा स्केड्यूल बनाने में दिक्कत हो गया, बच्चों से हो जाती है, छोटे बच्चे हैं हमारे पास भी, तो हो जाती है ना। मैम केमिस्ट्री का क्लास कब से स्टार्ट होगा? बस बच्चों यही मुझे पता था, तुम लोगों का अगला कमेंट यही आएगा। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मंडे को मैं केमिस्ट्री क्लास लूँगी 2 से 4, ठीक है? इतना तब तक आप पढ़ो, कल कोई क्लास नहीं होगी, कल इलेक्शन है तो कोई टीचर पहुँच नहीं पाएगा स्टूडियो, ठीक है? और परसों संडे है, तो देखती हूँ अगर मैं परसों फ्री हुई तो मैं क्लास लगवा लूँगी परसों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है अगर टाइम, क्योंकि कल भी रेस्ट कर लेंगे तो परसों फिर क्या करूँगी, खाली बैठे मुझे मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और पेड़ लगाओ बतेरे, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे। हाँ, कल हॉलीडे है रवि भूषण, कल बचा इलेक्शन है, यहाँ पे चुनाव है, तो कोई पहुँच नहीं पाएगा स्टूडियो तक वैसे भी क्लास लेने। और वैसे इंटरनेट भी बंद हो रही है, मैंने सुना है कल इंटरनेट भी बंद है इंडिया दिल्ली में, तो इंटरनेट बंद है तो कैसे हो पाएगी क्लासेस। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।